गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ 9th चैप्टर पढ़ रहे थे। और लास्ट टाइम एक व्यक्ति ने एक सवाल पूछा था कि ये जो सब स्टेजिस है, जिसको हम इटर्निटीज भी कह सकते हैं, तो उसका कितने सालों का एक इटर्निटी होगा। तो अभी जब मैं पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ का वो अपेंडिक्स 2 पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने एक बताया है कि ये जो अभी हम जानते हैं कि हमारा 4th सब स्टेज के अंदर हमारी ह्यूमैनिटी है। तो 4th सब स्टेज जब शुरू हुआ था तब एक प्राचीन एक ह्यूमैनिटी थी, एक पुरानी ह्यूमैनिटी थी उस समय, और वो 4th सब स्टेज की शुरुआत के समय में थी। तो 4th सब स्टेज शुरू हुआ आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। क्या 6 करोड़ 50 लाख साल पहले ये हमारा 4th सब स्टेज चालू हुआ था, समझो। तो भूलोक जो है, अभी तो इसमें 6 इटर्निटीज तो ख़त्म हो गए, मतलब कि डाउनवर्ड जर्नी के अंदर 3 2 1 और यहाँ 1 2 3, इस तरह 6 जो है वो इटर्निटीज या 6 सब स्टेजिस के ख़त्म हो गए। अब एक ही सब स्टेजिस जो है, अब 4th सब स्टेज तो अभी हमारा ख़त्म भी नहीं हुआ है, और अभी 6 करोड़ 50 लाख साल तो इसमें हो गए हैं, और अभी पता नहीं ये 4th सब स्टेज कितना लंबा चलेगा। तो सोचिए कि 6 करोड़ 50 लाख में तो हमारे कितने जन्म होते जाएंगे, कितना हज़ारों जन्म हमने ले लिए होते होंगे। और इसीलिए शायद शास्त्रों में कहते हैं कि भाई 84 लाख फेरे की जो बात आती है, 84 लाख जन्म की, तो शायद इस तरह गिने तो 84 लाख से भी ज़्यादा जन्म हो सकते हैं। क्योंकि हकीकत में क्या है कि सब स्टेजिस जो है वो डाउनवर्ड जर्नी के अंदर हमें 21 सब स्टेजिस को कवर करना पड़ता है। स्व के अंदर के 7 सब स्टेजिस, भूव के 7 सब स्टेजिस और भू के 7 सब स्टेजिस, मतलब 21 जो है वो डाउनवर्ड जर्नी में, और इसी तरह नादिर के बाद में जो अपवर्ड जर्नी शुरू होती है उसके अंदर फिर से 21, मतलब कुल मिला के 42 सब स्टेजिस जो है हमें मोक्ष के पहले पूरा यात्रा कवर करनी पड़ती है। तो कितने जन्म होते होंगे कोई हम सोच भी नहीं सकते। कितने लाखों बार हमें जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, और बहुत धीरे 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 करके हम, और वो भी 4th सब स्टेज के बाद में हम अध्यात्म या आत्मा की मुक्ति का प्रयत्न कर सकते हैं। उससे पहले 3rd तक तो हम उसके पहले प्रयत्न भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमने ये भी देखा था कि क्योंकि डाउनवर्ड जर्नी के अंदर 3 2 1 के अंदर हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम इतनी ग्रॉस और इतनी क्रूड हो गई थी कि उसके बाद में फिर नादिर के बाद में फिर 1 2 3 के अंदर भी वही हालत रही। मतलब लास्ट 6 इटर्निटी से तो हमारा बॉडी ब्रेन की सिस्टम इतनी ख़राब थी कि अभी हमें उसका अभी जो हम पेमेंट कर रहे हैं या अभी हमें जो हम भुगत रहे हैं, इतने प्रयत्न करने के बावजूद भी हमारा जो सही डेवलपमेंट होना चाहिए या जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक प्रकृति की रचना ही थी कि जिसके अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा खराब किया जाए करो, तो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा खराब प्रकृति द्वारा ही किया गया था। क्योंकि उस समय हम तो कोई प्रयत्न कर सकते तो थे नहीं, ना हमने डाउनवर्ड जर्नी में प्रयत्न किया था या ना अपवर्ड जर्नी में 1 2 3 तक प्रयत्न किया था। उस समय तो जो था वो जैसे थे उस तरह जीना ही था, जो बॉडी ब्रेन सिस्टम मिली थी उसे हमें जीना ही था। तो उस समय प्रकृति ने ये सारी इतनी गड़बड़ कर दी और बॉडी ब्रेन सिस्टम को हमारा ख़राब कर दिया कि
उसके कारण जो है वो आज भी हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम कुछ भी हमारा डेवलपमेंट देखते नहीं है, सालों तक करते रहते हैं, फिर भी एक एक इंच जितना भी या 1 सेंटीमीटर जितना भी हम कुछ आगे बढ़े ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि ये हमारे अंदर इतनी जो गड़बड़ी है और इसका कारण ये प्रकृति का है। अब हमें यहाँ से एफर्ट्स करने का एक परमिशन मिली है कि भाई अभी आपको मोक्ष की ओर जाना है, तो जिन जिन को जाना है वो अपना जो है स्व प्रयत्न कर सकते हैं और उस द्वारा वो यहाँ से आगे यात्रा कर सकते हैं। तो फिर से कहता हूँ कि ये जो है वो इटर्निटीज़ के अंदर एक एक इटर्निटीज़ के अंदर करोड़ों जन्म होते हैं और ये फोर्थ सब चीज़ के अंदर हमारा 6,50,00,000 साल तो गुजर गए हैं। और इसी तरह हमारे और ये कंप्लीट होगा फोर्थ स्टेज, उस समय और कितने लाख साल और गुजर जाएंगे। तो इतना लंबा और इतनी लंबी यात्रा है, तो जिसको मोक्ष पाना है उसको बहुत धीरज धरनी पड़ती है और बस काम करना है, करते ही रहना पड़ता है, तब जाके किसी दिन कुछ हो पाएगा। तो ये एक इसके साथ में एक ये बात थी। अब लास्ट टाइम हम जो पढ़ रहे थे उसके अंदर पेज नंबर 161 के ऊपर, तो उसके अंदर बायोलॉजिकल होलनेस और कंप्लीटनेस के ऊपर बहुत भार दिया गया है कि जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो शुरुआत करता है, जिसको हम 2482 के स्टेज वाला व्यक्ति, और उसका जो है वो बायोलॉजिकली गड़बड़ी उसके अंदर ज़्यादा होती है। फिर धीरे धीरे करके अगर वो 5221 तक पहुंचता है तो थोड़े बायोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर आते हैं। जब 3A के पर पहुंचते हैं तो ठीक ठीक प्रमाण में अच्छी तरह या ये कहें कि ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल होलनेस के करीब करीब वो 3A का स्टेज के अंदर व्यक्ति आ जाता है और फिर 3B के अंदर और आगे बढ़ता है। तो बायोलॉजिकल होलनेस ताओयाजिक ने बहुत भार दिया है, क्योंकि बायोलॉजिकल होलनेस से बॉडी ब्रेन सिस्टम कंप्लीट होती है। मतलब एक और फिजिकल बॉडी जो है एकदम निरोगी होता है, शक्ति से भरा हुआ होता है, पावरफुल होता है। एस्ट्रल बॉडी एकदम क्लीन हो जाता है, हमारा अंदर की नाड़ियाँ क्लीन हो जाती है, प्राण का जो प्रवाह है वो अच्छी तरह अंदर परिभ्रमण करता है, और जो मन है वो अपने आप में धीरे 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 शांत होता जाता है। तो उसके अंदर एक जिसको हम अच्छी स्थिति कह सकते हैं, इस तरह की स्थिति 3A की स्थिति है, और उसके अंदर बायोलॉजिकल कंप्लीट होना ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में हमने पूरी जो ये इनकमिंग इम्पल्स की जो यात्रा है उसके बारे में पढ़ा था। इनकमिंग इम्पल्स आता है, अंदर मेमोरी पैटर्न को मिलता है, आइडेंटिकल मेमोरी को मिलता है, और फिर ऊपर क्या ब्रेन की टॉप सॉइल से लेके आगे रजिस्ट्रेशन एरिया है वहाँ तक जाता है, और वहाँ फिर IESM केंद्र के पास में विचार बनता है और विचार वहाँ से निकल जाता है। तो ये हम पढ़ रहे थे। अब 162 के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ जो है वहाँ से आगे देखते हैं। फ्रॉम द बेस ऑफ द रियर ब्रेन राइट ओवर द टॉप ऑफ द ब्रेन and across to the front is channel through which rush all the incoming impulses received through 5 senses। अब जो 5 इंद्रिय जो है इसके अंदर से जो हमारे अंदर इम्पल्सिस आते हैं वो यहाँ हमारे जो ब्रेन का एक पिछला हिस्सा के अंदर जहाँ मेमोरी पड़ी हुई है उसको मिलते हैं, और वहाँ से आगे जाके ब्रेन का ऊपर का हिस्सा से वो रजिस्ट्रेशन एरिया तक पहुँचते हैं। These impulses are not in any particular language but are universal coded, as are also all the memory patterns in both section 3A and 3B। अब जो इनकमिंग इम्पल्स आया उसके अंदर उस समय कोई लैंग्वेज नहीं होती है, विचार बनता है तब लैंग्वेज बनती है, क्योंकि विचार हम हमारी भाषा में करते हैं, हमारी मातृभाषा में खास करके हम विचार करते हैं। तो विचार जब बनता है, क्योंकि विचार जो है वो मॉलिक्यूलर है, और मॉलिक्यूलर जब होता है तो उसके अंदर लैंग्वेज आ सकती है।
पर जब इम्पल्स अंदर आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आता है और वहाँ कोई उसकी लैंग्वेज नहीं होती है, वो कोडेड इम्पल्स के रूप में अंदर आता है और उसको यूनिवर्सल कोडेड कहते हैं। यूनिवर्सल के जो कोड है उसके रूप में हमारे अंदर आते हैं। और जो हमारे अंदर मेमोरी पैटर्न के अंदर जो मेमोरी पड़ी है उसकी भी यही एक ये स्थिति है कि वो भी कोडेड फॉर्म में है, क्योंकि मेमोरी जो है एक बार मेमोरी बन गई तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आ जाती है। इनकमिंग इम्पल्स आया वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया और वहाँ लैंग्वेज नहीं है पर एक कोड होते हैं और दोनों कोड जो मैच होते हैं वही इसको ही आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न कहते हैं कि दोनों के मैच हो गए, अब वो विचार बनने की संभावना बनेगी और वो आगे जाएंगे। At this stage of our evolution, only the topsoil of the midbrain up to 2 millimeter deep is active, what is normally called the cortex. अब ब्रेन का जो ये कॉर्टेक्स हिस्सा है वो अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो खाली 2 मिलीमीटर का ही है। एक्चुअली है वो 20 मिलीमीटर तक उसके अंदर गहराई है और जैसे जैसे साधना में साधक अंदर जाता है तो जब गहरा ध्यान समाधि में जाता है तो 20 मिलीमीटर तक वो गहराई में जाता है। जैसे समंदर में एक व्यक्ति डाई मारता है तो कितनी गहराई तक जाता है, इसी तरह हमारा जो ब्रेन है। पर अब जो हमारी जो विचार प्रक्रिया चल रही है तो आज का हमारा इवोल्यूशन इतना ही है कि एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर कि वो 2 मिलीमीटर डीप के अंदर से वो वहाँ एक्टिव है और वहाँ से वो विचार बनने के लिए पूरी प्रक्रिया चलती है। पर ध्यान वगैरह के अंदर हम ये 2 मिलीमीटर से और गहराई में जा सकते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस चैनल डिनोटेड बाय स्मॉल पैरेलल डैशेस you will notice tiny dots between the dashes. There are thousands upon thousands of these dots, each depicting a door or wall. In a person least developed as in diagram 1, each such door or wall opens and closes without any control. हाँ, तो बात ये है कि ये जो अब यहाँ दूसरी चीज़ बताते हैं कि जो हमारा ब्रेन का पिछला हिस्सा है जहाँ हमारा ये 3 और 3B जो मेमोरी पूल है वहाँ जो है वहाँ दोनों साइड पर मतलब 3A की साइड पर और 3B की साइड में मतलब बीच में चैनल है और दोनों साइड के ऊपर डैशेस है और वहाँ कुछ वाल्व है। अब जब इनकमिंग इम्पल्स ब्रेन के अंदर आता है तो वो वाल्व खुलता है और वाल्व खुलने के बाद में वहाँ से अंदर से मेमोरी या मेमोरी पैटर्न निकल के वो इम्पल्स को मिलती है। तो ये एक प्रकार का यहाँ वहाँ मैकेनिज्म है कि ये जो जिसको चैनल का है वो चैनल जो पीछे से शुरू होकर आगे रजिस्ट्रेशन एरिया तक जाती है, पर वहाँ रियर ब्रेन जो है वहाँ ये जो हमारे 2 मेमोरी पूल्स है वो दोनों और साइड पर ये एक वाल्स के इस तरह की डेसिस के अंदर वाल्स होते हैं और ये वाल्व जो है वो हमेशा खुल बंद होते हैं। जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता है, कभी भी कोई भी वाल्व खुल जाता है, कोई भी विचार उसमें से मेमोरी कोई निकल आती है और विचार बन जाता है। इसीलिए जब हम आइडल बैठते हैं और कभी कुछ सोचा नहीं होता है, इसी तरह का विचार अंदर से एक निकल के आता है। क्यों? इसका कारण ये है कि जब बैठे हैं तो हमारा तो कोई कंट्रोल है नहीं, कोई वाल खुल गया और वाल खुलने के बाद में तुरंत अंदर से एक विचार आया, एक इम्पल्स एक मेमोरी निकल आई और उसका विचार बन गया। उसकी बात आगे भी इसमें यहाँ आती है, पर इस तरह की ये प्रक्रिया अंदर चलती रहती है। तो ये वाल जो है वो उसके कारण ये इस तरह ये बात यहाँ बताते कि ये दोनों और वाल इस तरह के है और व्यक्ति डेवलप नहीं है उसके अंदर ये अपने आप में खुलते रहते हैं। व्हेन ओपन दे रिलीज इनटू दिस चैनल a series of picture, not just one single picture. Normally, the incoming coded impulses as per their coded messages automatically open such wall or door of related or identical memory patterns.
couple with this memory pattern release and together they reach the forebrain। तो ये होता है कि जैसे ही एक इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया तो कोई वाल खुल जाता है और वाल में से ऑटोमेटिकली एक अपने आप में ये प्रक्रिया है, ऑटोमेटिकली एक आइडेंटिकल या इसके रिलेटेड जो कोई मेमोरी होगी वो बाहर आती है। जैसे कि हम कुछ रास्ते पर जाते हैं और एक चीज़ देख ली, सामने से गाड़ी आई और गाड़ी के ऊपर नज़र पड़ी, तो गाड़ी का जो दृश्य अंदर गया, मतलब जो इसका इम्पल्स अंदर गया, तो गाड़ी के लिए जो हमारे अंदर मेमोरी जो है आइडेंटिकल या रिलेटेड मेमोरी है, वही मेमोरी उस समय ये वाल्व में से बाहर आएगी और फिर ये दोनों मिलके आगे जाके ये गाड़ी है इस प्रकार का विचार बनेगा। Here as per reaction or as per use of the pause habit, the four centers within section 1 marked that IESM, that is the intellectual, emotional, sex and movement centers, suck up these impulses with their coded messages along with the identical memory patterns that have come along, adding the coloring of past experience। अब खेल यहाँ है, जो अंदर इम्पल्स आया, मेमोरी पैटर्न मिली, वो दोनों अभी आगे आए, यहाँ तक कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ तो एक प्योर एक अभी भी ये कोडेड फॉर्म में है, अभी भी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही है, तो यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। अब जैसे ही ये दोनों आगे IESM केंद्र के ऊपर आते हैं तो वहाँ कोई भी एक या दो केंद्र के ऊपर वो दोनों चले जाते हैं और वहाँ डिकोड होते हैं, और डिकोड होने के बाद उस प्रकार का वो विचार बनता है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात जो कही लास्ट, कलरिंग ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब क्या होता है कि ये जो चीज़ अंदर आई उसके अंदर लास्ट जो फिनिशिंग जो है वो यहाँ से आया, मतलब कि जो हमारे अंदर जो लाइक डिसलाइक है या राग द्वेष है, ये सब यहाँ हमारे ये केंद्रों के अंदर पड़े हुए हैं। क्योंकि ये केंद्र जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो सेल्यूलर लेवल के है, उसकी अपनी एक मेमोरी है। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये 2:4:8:2 का रेशियो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति के अंदर यहाँ इस जगह के ऊपर, ये चारों केंद्रों के ऊपर इस प्रकार की ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इस प्रकार की बनी हुई और पड़ी हुई है। वो कहाँ पड़ी है, वो सपोज आई है तो आई के अंदर जो है उसकी जो रिजल्टेंट इसकी जो इंटेंसिटी बनती है तो वो वहाँ होती है। इस प्रकार चारों केंद्र के अंदर अपनी अपनी जो ये है वो वहाँ होती है और इस तरह ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है। 2:4:8:2 है या 5:2:1, मतलब कि जो कुछ हमारे राग से लाइक डिसलाइक है, जो कुछ है वो यहाँ संग्रहित होते हैं और वहाँ लास्ट में यहाँ कलर आता है। अब जैसे गाड़ी का देखा हमने, तो अभी गाड़ी देखी तो अंदर जैसे ही वो IESM केंद्र पर पहुँचता है तो वहाँ क्या होगा कि लाइक डिसलाइक आ जाएंगे कि ये गाड़ी अच्छी है कि नहीं, ये या पुरानी है या नहीं है। कई बार न्यूट्रल भी हमारा ये अप्रोच रहता है, पर कई बार अंदर से कुछ न कुछ आ जाता है। तो इस तरह जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर इस प्रकार का रिएक्शन आता है। या फिर अगर हमारे अंदर एक पोज है, पोज टेक्निक की हैबिट हमने डाली है, तो वहाँ हम पोज भी कर सकते हैं। ये IESM केंद्र के ऊपर पोज आएगा और ये जो कलरिंग हो रहा है उसको हम अटकाने का प्रयत्न कर सकते हैं, या एटलीस्ट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि भाई एक अंदर किसी ने कोई एक वाक्य बोला, एक चीज़ कही और उसके कारण अंदर चीड़ या गुस्सा आने लगा है, तो ये जो है वो अंदर एक पास्ट एक्सपीरियंस के कारण एक कलरिंग चालू हो गया। अब उसको एक्सप्रेस करना या उसको अटका देना वो हमारे हाथ में है। पर अगर पोज की हैबिट हमने टेक्निक फॉलो की है लंबे समय तक, तो हम उसको रिएक्शन को रोक पाएंगे, वरना रिएक्शन ऑटोमेटिकली हमसे हो ही जाएगा, वो निकल ही जाएगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ बहुत ये पोज की हैबिट इसलिए यहाँ इम्पोर्टेंट है। पर ये जो पूरी जो गेम है, ये इसका मेन सबसे ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कलरिंग यहाँ हो जाता है,
ये गड़बड़ी यहाँ से शुरू होती है और फिर वो विचार बन के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ हम कुछ काम कर सकते हैं अपने ऊपर। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशन फ्रॉम द पास्ट, वॉट एवर द एक्सपीरियंस, whether pleasant or painful, is added and is responsible for our reactions to these impulses received in the ratio prevalent, whether 24:8 or 5:1 for IASM respectively or somewhere in between. तो ये जो पास एक्सपीरियंस की बात है वो यही है कि ये जो भूतकाल के अंदर हमने जो एक्सपीरियंस किए थे और उसकी जो हमारी मेमोरी बनी थी, प्लेजेंट या पेनफुल जो भी होगी, वो वहाँ रिपीट होती है, फिर से वही चीज़ रिपीट होने के लिए निकल आएगी। तो ये एक और दूसरी बात ये है कि ये जैसी व्यक्ति की स्थिति होगी, वो 2482 का होगा और 5221 का होगा, इस तरह वो चीज़ यहाँ बनेगी। तो 2482 का होगा तो वो एकदम रिएक्शन तुरंत निकल ही जाएंगे कोई भी केंद्र से, खास करके इमोशनल और सेक्स केंद्र का इसमें रोल ज़्यादा होता है। और 5221 के व्यक्ति होगी तो उसका थोड़ा कंट्रोल अपने ऊपर होगा, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल सेंटर या सत्व डेवलप हो चुका होता है। तो वहाँ वो एक अलग प्रकार के उसके रिएक्शन आएंगे या रिएक्शन नहीं भी आएंगे। दिस सेक्शन 1 टुगेदर विद सेक्शन 3A and 3B form the human movie camera situated in the brain in full color and extremely sophisticated। तो हमारे अंदर एक सोफिस्टिकेटेड कैमरा चल रहा है और उसके दो भाग है, एक आगे का हिस्सा है जिसको हम रजिस्ट्रेशन एरिया कहते हैं, कंप्यूटर 1, और दूसरा जो है वो पीछे का है जो जहाँ मेमोरी पड़ी है, मेमोरी 3A और 3B दोनों पुल है वो, ये दोनों मिलके जो अब पूरा एक पिक्चर बनता है, इसलिए इसको यहाँ कैमरा कहा है। There are two such computers, one in section 1, the registration area, and another usually in the memory pool section 3A, though it can be section 3B working in tandem। तो ये एक के बाद एक जो है कंप्यूटर काम करते हैं, जैसे कि मेमोरी पुल में से मेमोरी निकली, इनकमिंग इम्पल्स को मिला और फिर आगे का कंप्यूटर काम करने लगा। तो पहले पीछे का कंप्यूटर काम करता है, फिर आगे का कंप्यूटर काम करने लगता है। The front brain is an independent computer like the rear brain, though they do work together, while the midbrain is the master computer which coordinates all the computers and makes its own decision whether to fill or to act or simply to refile or suppress without any sort of expression। तो ये दोनों जो है, दोनों कंप्यूटर है आगे का और पीछे का, वो दोनों स्वतंत्र होने के बावजूद भी वो दोनों को मिलके काम करना पड़ता है। पर इसके अलावा एक तीसरा है मास्टर कंप्यूटर, वो मिड ब्रेन में है। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट मिड ब्रेन भी है और राइट मिड ब्रेन भी है। तो वहाँ एक मास्टर कंप्यूटर है, वो जो है वो सारी ये दोनों को कोऑर्डिनेट करता है, और जो अंतिम डिसीजन वगैरह होते हैं, या डिसीजन है या फिर फीलिंग है या जो एक एक्ट मतलब काम करने के लिए जो अंदर से एक ऑर्डर आता है, या फिर कुछ नहीं होता है तो ये उसको रिफाइल किया जाता है, मतलब कि वो विचार जो बन रहा है उसकी एक कॉपी जो है वो हमारे फिर से मेमोरी पुल के अंदर चली जाएगी, 3A के अंदर चली जाएगी। एक विचार बन रहा है, जो विचार बना उसका एक हिस्सा जो है वो बाहर निकल जाता है आज्ञा चक्र से, और दूसरा रिफाइल हो जाता है, उसका एक जो भाग है वो सेव हो जाता है अंदर 3A के अंदर। इसी तरह तो हमारी मेमोरी बनती है। आज एक चीज़ हमने देखी या कुछ सुना या जिसको हम ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान प्राप्त किया, उसकी तो मेमोरी बननी चाहिए। तो मेमोरी इसी तरह बनती है और इस तरह रिफाइल होता है ये चीज़। और कभी कभार ये नहीं होता है और सप्रेशन भी हो जाता है, कोई चीज़ बनी और हमें पसंद नहीं आई और उसको हम फिर सप्रेस कर देते हैं, अंदर दबा देते हैं, और या फिर हम जो चीज़ हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं
मानो कि किसी ने हमारा इंसल्ट किया, अब वो व्यक्ति बड़ी है, कोई भी पोजीशन में बड़ी है, उम्र में बड़ी है या किसी तरह की भी बड़ी है, तो हम वहाँ रिएक्ट करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा, उसको दबा देना पड़ेगा, वो दब जाएगा अंदर, वो सप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह अलग अलग रूप में ये चीज़ें बनती है, पर ये सारी चीज़ें मास्टर कंप्यूटर के अंदर, मतलब मिड ब्रेन के अंदर ये चीज़ें बनती है। दिस सप्रेशन कैन बी डिक्टेटेड बाय डिप्लोमेसी। लाइट गई। This suppression can be dictated by diplomacy, cowardice, or respect, and our final decision. A thought form is a coded impulses conveyed from a point agna or the magnetic point a little behind and between the eyes, marked in diagram 1 as 7. These four centers in the front brain work ceaselessly like a computer. Refer to the intensity chart which show how the front brain works non-stop. तो ये हाँ, अब जो चीज मानो कि वो दब गई अंदर, किसी वो व्यक्ति बड़ी है या किसी कारण हमने इसको दबा दिया, और वो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई इसके कारण ये हो सकते हैं कि भाई डिप्लोमेसी या फिर एक डर के कारण या रिस्पेक्ट के कारण हम ऐसा करते हैं। इस सप्रेशन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। थोड़ी चतुराई के या किसी तरह हम चीज़ को सप्रेस कर देते हैं, या फिर डर के कारण भी हो सकता है, या व्यक्ति बड़ी है तो उसको रिस्पेक्ट के कारण भी हम चीज़ों को हम अंदर दबा देते हैं। और फिर इस तरह जो ये इम्पल्स वहाँ IESM केंद्रों से फिर विचार बन के बाहर निकल जाता है। इसको डायग्राम 1 में 7 नंबर के ऊपर बताया। अब ये जो 4 सेंटर की ये कामगिरी है वो दिन रात कॉन्स्टेंटली चलती, सीजलेसली चलती रहती है। इवन रात को भी कुछ प्रमाण के अंदर वो चलती रहती है। और ये यहाँ जो है एक प्रकार का ट्रैफिक, और दिन भर में तो एकदम ट्रैफिक वहाँ चलता है, एक के ऊपर दूसरा विचार तीसरा विचार चलता ही रहता है। और व्यक्ति जितनी बिजी होती है या जितनी उसको एंगेज रहना पड़ता है कामकाज के अंदर, फटाफट काम करना पड़ता है, उसके ब्रेन इस तरह एकदम कंप्यूटर की माफिक काम करते हैं ये, और एकदम वहाँ ब्रेन के अंदर एक नॉन स्टॉप ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। Normally in an average person functioning as in diagram 1, the 4 points in section 1 of the brain absorb or suck up the incoming impulses along with the identical memory patterns in the ratio 24:8, clearly showing that the incoming impulses are, जो डायग्राम 1 जिस व्यक्ति के जो डायग्राम 1 की जो व्यक्ति है जिसका 24:8 का रेशियो है, उसके जो IESM केंद्र है वहाँ जो है वो इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न आए दोनों मिलके, वहाँ वो शक हो जाता है, उसको सोख लेते हैं वो जगह के ऊपर IESM केंद्र द्वारा, या कोई दो खास करके जैसे कहा, इसलिए इस तरह इमोशन और सेक्स केंद्र द्वारा उसको सोखा जाता है। और ये 2482 वाला के अंदर की ये स्थिति होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो इम्पल्सिस आए हैं उसके अंदर लोअर इमोशंस और सेक्स के का प्रमाण ज़्यादा है, और इसी तरह वो IESM केंद्र के अंदर भी E और S के ऊपर ही वो फिर डिकोड होके उस प्रकार के ही विचार बनेंगे। इक्वली द कोडेड थॉट फॉर्म्स विच आर थ्रोन आउट फ्रॉम पॉइंट नंबर 7 आर ऑल्सो एज क्रूड। तो जो विचार बने हैं वो भी इस तरह के ही होंगे, और वो विचार भी ऐसे क्रूड होंगे जिसको हम पॉइंट नंबर 7 से बाहर फेंक देते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ शब्द यूज किया इक्वली द कोडेड थॉट फॉर्म। अब हकीकत में यहाँ कोडेड थॉट फॉर्म है नहीं, क्योंकि वो डिकोड हो गए। जब विचार बना
तब वो डिकोड हो गए, इसीलिए तो वो विचार बना है। पर कोडेड थॉट फॉर्म में इसलिए लिखा कि जब भी वो विचार बन के हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम से बाहर निकलेंगे, मतलब कि हमारे आज्ञा चक्र से फिर से वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे, तो वो तुरंत कोडेड फॉर्म ले लेता है। विचार बना, जब तक हमारे IESM केंद्र के ऊपर ये चीज है, विचार बना तो वो मॉलिक्यूलर के रूप में है, तो वहां तो ये डिकोड हो गया। पर वो डिकोड विचार जैसे बाहर निकलेगा हमारे शरीर से और वो तुरंत ही एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो तुरंत वो फिर कोडेड फॉर्म में, फिर से वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगा। क्योंकि ये जो कोडेड इम्पल्स है, ये जो कोडेड अभी हमारा जो विचार बाहर निकला, वही दूसरे व्यक्ति का इम्पल्स बनने वाला है। आज मानो कि गुस्सा का मैंने कोई विचार बाहर फेंक दिया, तो वो गुस्सा का विचार एटमॉस्फेयर में जाके फिर से वो कोडेड फॉर्म ले लेगा। और जो मेरे आजू बाजू में कोई ऐसी व्यक्ति है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी ऐसी है, जिसके अंदर भी थोड़ा अंदर कुछ धुआं उठ रहा है, तो वो व्यक्ति वो उसको पकड़ लेगी, वो मैंने फेंके हुए इम्पल्स इसको पकड़ लेगी और वो उसका इम्पल्स बन जाएगा और उसकी बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर चला जाएगा। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जब हम कोई ग्रुप में होते हैं या लोगों के साथ में होते हैं, तो एक कॉमन चीज वहाँ एक ज्यादा बनती है। एक व्यक्ति को गुस्सा आता है तो दूसरे को भी जल्दी आ जाता है, तीसरे को भी आ जाता है। या अगर हंसी खुशी का माहौल है तो एक व्यक्ति खुशी है तो दूसरे व्यक्तियों को भी वही चीज इसकी असर करती है। इसका कारण यही है कि एक व्यक्ति का जो विचार है वो दूसरे व्यक्ति का फूड बन जाता है, दूसरे व्यक्ति का वो इम्पल्स बन जाता है। आज पता नहीं थोड़ा इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इस तरह ये जो है हमारे अंदर ये व्यक्ति के किस प्रकार की उसकी अंदर की स्थिति है, 2482 वाला होगा तो इस तरह लोअर इमोशंस और लोअर सेक्स के ये आएंगे इम्पल्स, और उसके इस प्रकार के ही फिर विचार क्रूड फॉर्म में बन के बाहर निकल जाएंगे। What makes us presume that the emotions are lower and thoughts are more tinged with sex? अब कैसे हम मानेंगे कि भाई ये व्यक्ति के अंदर ये जो आया विचार वो इस तरह का लोअर इमोशंस के होंगे, या फिर विचार सेक्स के कलर वाला कोई विचार अंदर आ गया, वो किस तरह हम मान सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं। We have noted earlier that the majority of prana in the primary body reaches Muladhara, while 10% of it reaches Swadhisthana and creates there the third grade of the energy of third grade of the energy of consciousness. There Muladhara and Swadhisthana 1 and 2, that is Muladhara and Swadhisthana, you will note crude mental and emotional energy, crude sex and neutral will. अब यहाँ एक दूसरी बात करते हैं कि हमारे अंदर जो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर जो प्राण आता है प्राइमरी बॉडी के अंदर, और फिर वो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर पहले आता है इम्पल्स, और फिर वो जिसको प्राण कहते हैं वो मूलाधार के ऊपर पहुंचता है, और 90% जो है वो मूलाधार के ऊपर पहुंचता है, और उसके बाद में स्वादिष्ठान उसके बाद का चक्र है, तो वहाँ 10% वो प्राण वहाँ जाता है, और इस तरह थर्ड ग्रेड की एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस वहाँ बनती है। और ये वो थर्ड ग्रेड की है, इसीलिए यहाँ जो सारी चीजें जो है वो क्रूड फॉर्म में होगी, क्रूड मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी, क्रूड सेक्स एंड न्यूट्रल विल। तो जो ये शुरुआत में जो बनता है तो ये इस प्रकार का बनता है, और वो व्यक्ति सामान्यतः 2482 की व्यक्ति होगी तो उसके अंदर ये इस प्रकार की ये क्रूड एनर्जीज अलग अलग बनेगी। It is also true that this same process can start from the memory pool itself, that is from within also, without the external incoming impulses with their coded messages. अब ये बहुत अगत्य का पॉइंट है, शायद आपके ध्यान में अब तक में आया हो कि नहीं। हालांकि हम सब अनुभव करते हैं
पर वो की क्या चीज़ है ये यहाँ अभी हम बता रहे हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आराम से बैठी है, कोई कुछ कर नहीं रही है, तो उसके अंदर विचार बनना चालू हो जाएगा। अब वो विचार बनना कैसे? अब वो तो कुछ कर नहीं रही है, कुछ ना देखती है ना सुनती है, अपने विचारों में मशगूल है, तो वो विचार कहाँ से आते हैं? वो विचार जो उसकी मेमोरी के अंदर पहले से पड़े हैं, कोई किसी प्रकार का, मानो कि 1 घंटा पहले कोई झगड़ा हो गया वो व्यक्ति का, अभी वो व्यक्ति थोड़ी फ्री बैठी है, तो क्या होगा? उसके अंदर वो जो झगड़े के जो मेमोरी बन गई और अंदर पड़ी है, वो यहाँ वो वाल में से वो निकल के आएगी। अब उसके लिए इसको इनकमिंग इम्पल्स की जरूरत नहीं है। इनकमिंग इम्पल्स तो अपने आप में बॉडी ब्रेन सिस्टम में आते रहेंगे, पर वो इम्पल्स लेके यहाँ नहीं विचार बन रहा। यहाँ सिर्फ मेमोरी के अंदर से ये जो मेमोरी निकली और वही फिर आगे जाके वो विचार का रूप ले लेती है। तो ये एक बहुत बिल्कुल नया पॉइंट है और बहुत समझने का है क्या, क्योंकि जब हम कोई विचारों में, डे ड्रीमिंग में डूबे रहते हैं या फिर हमारे अंदर ड्रिफ्ट होता है, ये सारी चीज़ें क्यों होती है उसको साइंटिफिकली ये समझना चाहिए। और इस तरह का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं किया गया है। ये इस तरह का है कि भाई विचारों में जब आप ध्यान में बैठते हैं या जब करते हैं तो बीच में विचार अंदर से आ जाते हैं। वो इनकमिंग इम्पल्स वाले विचार नहीं है, वो अंदर के विचार है। मतलब कि अंदर की मेमोरी ने कोई एक पुराना विचार ले लिया और वो वहाँ विचार की फिर उसने एक सीरीज ऑफ पिक्चर्स वहाँ उसने स्टार्ट कर दिया, वहाँ फिर एक नए पिक्चर्स बनने लगे वो विचार के मुताबिक। तो ये अक्सर हमारे साथ में होता रहता है, इसका अनुभव हमें होता है, पर ये प्रक्रिया क्या है ये अभी आप समझना है। कि जब भी आपको इस तरह का अंदर से डे ड्रीमिंग में आप चले जाते हो, इमेजिनेशन में चले जाते हो या ब्रूडिंग में चले जाते हो, जब उससे बाहर निकलते हो तो समझना कि भाई ये तो मेरे अंदर की ही जो मेमोरी थी वही ये काम कर रही थी अब। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद ही ये लोगों के ध्यान में आता है। सेक्शन 3 and 3B can send their series of coded memory patterns to the front brain and the computer is kept working. This happens when a person is mentally idle. When this happens, we say person is brooding or settling bank accounts continuously, that is living in the past. This is a sort of daydreaming or actually dreaming as in sleep. तो इस तरह जब व्यक्ति जब फ्री होती है या किसी ब्रूडिंग में होती है या डे ड्रीमिंग में होती है, इस तरह की स्थिति बनती है कि ये अंदर से ही एक मेमोरी पैटर्न अंदर से एक निकल आई अचानक और उसके साथ में हम अभी उसके ऊपर चले गए, उसका विचार बना लिया और फिर वो रजिस्ट्रेशन एरिया तक भी पहुंच गया और वहाँ से बाहर भी निकल गया। ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में भी नहीं आती। हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, पर कभी कौन सा विचार, मतलब कौन सी मेमोरी बाहर निकल आई और विचार बन गई, हमारे तो ध्यान में भी नहीं आता है। ध्यान करते हैं, बैठे हैं ध्यान करने के लिए, पर ये चीज़ हमारे ध्यान में, ये हमारे अवेयरनेस में ही नहीं आती कि देखो इस तरह ये हो गया और एक नया विचार बन गया। और फिर सीरीज ऑफ पिक्चर्स एक विचार से बन नहीं हो जाता है, फिर उसके अलॉन्ग विथ उसके रिलेटेड जो भी है वो 2, 4, 5, 25, 50 और प्रकार की चीज़ें अंदर से निकलना शुरू कर देती हैं। तो ये हमारे साथ हमेशा होता है, पर ये कैसे होता है वो हमारे ध्यान में नहीं है, ये अब आप समझ सकोगे। Why does this happen? We have stated above that some decisions which were not expressed are filed back in the memory pool or suppressed and they now seek expression. These series keep repeating depending on how intense they were and to what point in section 1 they belong, whether to IES or M, and so are accordingly colored and repeated. तो ये जैसे ये क्यों होता है उसका एक कारण बताते हैं कि भाई जैसे कि भाई एक सप्रेशन के ऊपर बात की, तो
किसी कारण हमने सप्रेस कर दिया एक विचार को, वो व्यक्ति को हम कुछ कह नहीं सकते थे, रिएक्ट नहीं कर पाए, तो विचार जाके अंदर दब गया। अब जब हम फ्री होंगे तब वही विचार फिर ऊपर आने लगेगा। अब वही विचार ऊपर आएगा तो वो जो मेमोरी में पड़ा है वो मेमोरी बाहर आएगी और उसका विचार बनेगा, और वहाँ इनकमिंग इम्पल्स को का जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो चीज़ अंदर गई थी, सप्रेस हो गई थी, वही मेमोरी फिर से बाहर आ गई और वो उसने विचार का रूप ले लिया। तो जो हम सप्रेस करते हैं या दिन भर में हमारे जो अनुभव होते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे ही अनुभव होते हैं कि बहुत सारी चीज़ हम अंदर दबा के रखते हैं, कहते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो वो फिर जब इस तरह का इसको मौका मिलता है, हम जब आराम में होते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर से निकल के आती है और ये इस तरह विचार का रूप ले लेते हैं। और जैसा वो केंद्र के ऊपर IESM के अंदर जिस तरह की उसकी अंदर की ये होगी, मेमोरी होगी, इस प्रकार को वो IESM के ऊपर फिर से विचार उस तरह का बनेगा। मच एनर्जी इमोशनल एंड सेक्सुअल इज वेस्टेड थस। तो जब हम ये डे ड्रीमिंग ब्रूडिंग में रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इमोशनल और सेक्स एनर्जी जो है वो चली जाती है, क्योंकि खास करके सेक्स एनर्जी जो है वो बहुत एक फाइन एनर्जी है, बहुत सूक्ष्म एनर्जी है, और उसको हम क्रिएटिव बनाने के बदले में हम विचारों में, इमेजिनेशन के अंदर उसको खो देते हैं। तो फिर व्यक्ति जो है वो उसको फटीग में आती है, उसको थकान लगती है, उसको एक जो है वो एनर्जी इसको कम पड़ती है ऐसे व्यक्ति को। दिस causes greater fatigue than physical work and leads to stress, tension and prostration। तो ये जो है वो फिजिकल अगर काम काज करते हैं और जितनी थकान लगती है उससे ज़्यादा तो ये डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग वगैरह के अंदर लगती है, क्योंकि हमारे अंदर वो इमोशनल और सेक्स एनर्जी का ड्रेन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उस समय हो जाता है। इफ दिस स्टेट ऑफ मेंटल and emotional brooding is predominant in a person, the individual needs the help of a doctor, because such energy consumption would drain off certain organs and tissues in the body and brain. Later, a psychiatrist is needed, for it would lead to morbid maladies and diseases। अब जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर खतरनाक बन जाती है। ये जब व्यक्ति के अंदर ये मेंटल और इमोशनल इस प्रकार के जो विचार ज़्यादा चलने लगते हैं तो उसके अंदर उसकी जो एनर्जी का कंजम्पशन जो है, खर्च है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो व्यक्ति फिर आगे जाके तो ज़्यादा सोच भी नहीं सकती है, उसका विचार भी उलट पुलट चलते हैं, और कई से केसेस के अंदर व्यक्ति हेल्यूसिनेशन के अंदर चली जाती है। ऐसे केसों के अंदर फिर व्यक्ति को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और आगे या तो फिर मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा और उसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो फिर और डिसीज़ और सब कचरा भी उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और उसके साथ में और डिसीज़ भी फिर आने चालू हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये खास हमारे ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए कि हमारे अंदर, ठीक है, डे ड्रीमिंग तो सबके अंदर चलता रहता है, ब्रूडिंग खास ना उसके अंदर ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि ब्रूडिंग, डे ड्रीमिंग से ज़्यादा ब्रूडिंग एनर्जी खा जाती है। एक ही बात रिपीट होती जाएगी, वो ब्रूडिंग है। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो ब्रूडिंग जितना चलेगा इतनी एनर्जी आपकी ख़त्म होती जाएगी। डे ड्रीमिंग तो वैसे भी वो भी एनर्जी तो खा ही जाती है, पर इससे थोड़ी कम खाती है, और इमेजिनेशन भी ऐसी ही चीज़ है। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। जब भी ऐसा अंदर होता है तो तुरंत स्टॉप कर देना है, या फिर उठ के कहीं और चले जाना है, बाहर चले जाओ, गैलरी में जाके खड़े रह जाओ, कोई दूर की चीज़ को देखो, पर किसी तरह इसको बंद कर दो, उसको आगे मत बढ़ने दो, नहीं तो फिर साइकियाट्री का केस बन जाएगा आगे जाके। Alternately, if the memory patterns or pictures are nice or spiritual, and if such
imagining is indulged in because of memory patterns, impulses coming from section 3A, one can and does suffer from hallucination. It so happens that such cases are pleasant. Example like hope of darshan, in contrast to the former cases being sad, wild or vicious. Nonetheless, both being hallucinations are symptoms of mental sickness. All such people live in the past or in the future in hope or in despair and are only daydreaming. अब कई बार क्या होता है कि अंदर जो ये डेड्रीमिंग वगैरह चलते हैं तो फिर एक जिसको कहते हैं कि एक पॉजिटिव तो नहीं कहते हैं पर जरा एक अच्छे प्लेजेंट प्रकार की अंदर चलती हैं। और कई बार जिसको हम आध्यात्मिक कहते हैं इस तरह की भी अंदर चलती है। पर ये सारी चीज़ें जो है वो व्यक्ति ने खुद ही बनाई हुई है। जैसे कि लोग कहते हैं ध्यान में बैठते हैं कि भाई हमको कोई देवी देवता का दर्शन हो गया, इसका दर्शन हो गया, हमने ये देखा वो देखा, तो ये सोकल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। पर वो हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। उसने जो कुछ देखा है, जो कुछ पढ़ा है, वही चीज़ जो है वो उसकी आंखों के सामने आ जाती है। इससे उल्टी चीज़ कई बार कई लोगों के अंदर जिसको कहते हैं कि कोई खराब चीज़ों का कि दिखाई देता है। कोई जैसे कि कोई ऐसा पिक्चर जैसे कि फिल्मों के अंदर डराने के लिए कैसा स्केलेटन बताते हैं, खोपड़ी बताते हैं, या ड्रैक्यूला का ये चेहरा होता है जो दोनों दांत बाहर निकल आए हैं। तो इस तरह का जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, या पिक्चर देखते हैं या फोटो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस ये 3A के अंदर चला जाता है। और फिर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है एज इफ वो रियल है, इस तरह का वो महसूस। उसको आप कितनी बार समझाएंगे कि भाई ये रियल नहीं है, ये आपके अंदर का भ्रम है, वो आपने बनाए हुए ही पिक्चर है, पर वो नहीं मानेंगे। वो कहें नहीं, मैंने जो देखा वो सही है। जो लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं जिसको कहेंगे कि भाई देवी देवता जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो नहीं मानेंगे कि नहीं मैंने देवी का दर्शन किया, आप क्या समझोगे। इसी तरह जो नेगेटिव इस तरह के चित्र जो लोग देखते हैं, कहीं मुंह दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, मुंह में से आंसू निकलते हैं, ऐसे ये सारा का सारा इतना गहरा भ्रम होता है हमारे अंदर। और फिर ये इतना जब बढ़ जाता है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट नहीं करानी पड़ती है, और कोई उपाय नहीं है। या फिर वो व्यक्ति नसीबदार है और वो योग करने के लिए एग्री होता है और वो योग करता है तो इसमें से बाहर निकल आता है, नहीं तो फिर दवा खा के जीना पड़ेगा। तो ये हेल्यूसिनेशन ये सब होता है और इसका कारण यही है कि चीज़ें सप्रेस फॉर्म में या किसी न किसी रूप में हमारे ये 3 एरिया के अंदर चले जाते हैं, तब ये सारी चीज़ें निकल के आती है। ऑल सच पीपल लिव इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। ऐसी व्यक्ति या तो भूतकाल में जीती है या भविष्य में कुछ कल्पना करती रहती है भविष्य की, इन होप और इन डिस्पेयर। अगर वो फ्यूचर के कोई अच्छा फ्यूचर में बनने वाला है उसकी आशा करती है तो उसके अंदर होप है या फिर इसके अंदर निराशा है, पर ये सारी चीज़ें डे ड्रीमिंग है। तो हेल्यूसिनेशन बहुत खतरनाक चीज़ है और व्यक्ति को बहुत अंदर से भ्रमित कर देती है। आगे जाके फिर स्प्लिट पर्सनालिटी भी बनती है या मल्टी पर्सनालिटी भी इससे व्यक्ति की बन जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत जितना जल्दी हो सके इसमें से इसको व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन बोथ केसेस द पर्सन सीज एज रियल whatever he or she broods on or keep imagining. It is fortunate that all the walls or doors on the other side of the channel, those adjoining memory section 3B deep, which contains all the memory patterns of all previous lives, mercifully remain shut in normal person. But in some few cases it may happen that one or more walls or doors on the side of section 3B may open, of course, without any conscious control,
and so steal their memory patterns as a series of pictures into the flow of the incoming impulses. What happens then is the split or multiple personality syndrome, depending on how ancient an age gone by is, the series of memory patterns flooding the mid channel. अब क्या होता है कि ये चलो एक बात, दो बातें यहाँ। एक बात ये है कि कई चीज़ें हमने जो इस जन्म में, मतलब ये जो हमारा ये जीवन चल रहा है उसके अंदर हमने जो देखी सुनी है, वो सारी चीज़ें जो मेमोरी इसकी बनती है वो 3A के अंदर बनती है। तो ज़्यादातर तो 3A के अंदर से ही ये इस प्रकार का वाल खुल जाता है और व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, और ऐसा जैसे कि वो एकदम रियल है इस तरह वो व्यक्ति देखती है। वो तो ठीक है। अब गड़बड़ी कब होती है कि किसी कारण अगर 3B का एरिया है कि जहाँ अनेक जन्मों की मेमोरी हमारी पड़ी है और वहाँ से कोई चीज़ निकल के आई तो फिर व्यक्ति की क्या हालत होगी। तो नॉर्मल कोर्स में तो वो नहीं होता है, क्योंकि भगवान की दया से वो पूरा एकदम उसको बंद करके, टाइट बंद करके रखा है। पर एक्सीडेंटली किसी केस के अंदर ऐसा हो जाता है जो जिसका चित्त बहुत भ्रमित हो जाता है, बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाली व्यक्ति होती है। ऐसे केसेस के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3B का उसके अंदर कोई वाल खुल गया और वहाँ से कोई मेमोरी एकदम पुरानी। अब मानो सोचो कि कोई 1000 साल पुरानी मेमोरी कोई निकल आई, तो वो व्यक्ति इसको किस तरह समझेगी, क्योंकि 1000 साल पहले तो सब कुछ एकदम अलग था। वेशभूषा अलग होगी, लैंग्वेज अलग होगी, वो कल्चर ही अलग होगा, जो कुछ दिखाई देगा, घर रास्ता सब कुछ अलग होगा। तो व्यक्ति कितनी एकदम या तो डर जाएगी या कुछ समझ नहीं पाएगी, तो एकदम बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए भगवान ने वो मेमोरी को अंदर बंद करके रखा है। और कभी कभी ऐसा होता है तो बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि फिर उस प्रकार की सीरीज ऑफ पिक्चर्स उसके अंदर चालू हो जाती है और सच में ऐसा होता है तो व्यक्ति एकदम घबरा जाती है। तो ऐसी व्यक्ति फिर स्प्लिट पर्सनालिटी हो सकती है या मल्टीपल पर्सनालिटी सिंड्रोम इसके अंदर इसके लक्षण आते हैं, और ऐसी व्यक्ति को फिर काफ़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ में ही आगे बात है, पर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा चेंज करेंगे। ये जो रीडिंग है मैं 550 तक ही पढ़ूंगा। लास्ट 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा पढ़ना बहुत स्ट्रेनियस है ना, दिमाग को ये पकड़ के रखना पड़ता है। और मुझे दिन में ज़्यादातर बोलने की आदत नहीं है अभी, और एक साथ में बोलना पड़ता है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि 50 मिनट तक मैं बोलूँगा, वो ठीक रहेगा। बाद में 10 मिनट में कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो लेंगे, और क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तो फिर हम जल्दी बंद कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम से 5 से 5:50 तक पढ़ेंगे और बाद में क्वेश्चन आंसर रखेंगे। तो यहाँ रुकते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट हमारे पास है। कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ गुड इवनिंग। हाँ बोलो बोलो। सर अभी एक क्वेश्चन, अभी आपने जो 3D की बात करी, हाँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मतलब कि ज़्यादा जानने की वो जिज्ञासा भी होती है, जिज्ञासा। मतलब ये है कि 3D का वैसे कोई यूज नहीं है और प्रेजेंट लाइफ। तो ये कैसे फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती है, एंड व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड, तो ये क्यों दी गई है? नहीं, ये चीज़ बहुत काम की है। अभी इस लाइफ में हमारे काम की नहीं है, पर ये चीज़ जो है वो हमारे जो जिसको हम रिडम्पशन कहते हैं, तो रिडम्पशन का मटेरियल कहाँ है? रिडम्पशन के जो अनेक लाइफ के अंदर जो हमने कुछ अच्छा बुरा किया है,
तो उसका तो कुछ ये तो होना चाहिए ना, स्टॉप तो होना चाहिए ना। तो इनमें से ही तो हमारे कर्म बनते हैं। हर जन्म के अंदर हमें हमें जो जो नया जीवन आता है उसके अंदर जो हम नए कर्म लेके आते हैं कि भाई इस जीवन में हमें इतना इतना भुगतना पड़ेगा, अच्छा बुरा, तो वो उसका उसका ये बेस कहाँ है, उसका मटेरियल कहाँ है, वो ये इसके अंदर है। और दूसरा वही चीज़ जो है वो महाकाल के अंदर पड़ी है। तो यहाँ से उठा के फिर नया जन्म का हमको रिडम्पशन के लिए जो नया जन्म मिलने वाला है उसके जो 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 घटनाएं बनने वाली है उसका ये बेसिक मटेरियल है और ये बहुत काम की चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जब योगी बहुत एडवांस होता है तो क्योंकि ऐसा है कि हमने तो लाखों जन्म में करोड़ों अरबों हमने तो अच्छे बुरे कर्म किए होंगे, तो सब तो कोई भुगतना तो होगा नहीं। ये तो इसके लिए तो फिर और लाखों जन्म चाहिए, तो फिर तो वहाँ कहाँ कब इसका एंड होगा। तो कुछ चीज़ जो होती है वो दूसरे जन्मों के अंदर हमें भुगत के कंप्लीट करना पड़ता है। कुछ चीज़ होती है कि योगी जो है वो 3D के अंदर एंटर हो सकता है, उसके अंदर इतना पावर है, वो देखता है कि कौन से ऐसे कर्म बाकी है कि जिसको मैं रिडीम करूं, तो उसके लिए वो दूसरे जन्म के लिए वो वेट नहीं करेगा, इसी जन्म के अंदर वो 3D को ओपन करेगा और अंदर जाके वो कर्म का नाश कर देगा या रिडीम कर देगा। तो ये चीज़ बहुत काम की है। और देखो जो कुछ दिया है वो काम का ही, ऐसा समझो भगवान ने दिया है इसलिए काम का है। हमारी समझ में आए ना आए वो अलग बात है, पर डेफिनेटली वो काम की चीज़ तो है ही। ठीक है, तो मतलब सब ये संचित कर्म जो हम कहते हैं उसका एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ 3 है संचित कर्म। 3 है 3 ना, हाँ 3D के अंदर सब संचित कर्म ही पड़े हैं। वो संचित कर्म ही फिर आगे जाके वो प्रारब्ध बन के दूसरे जन्म में प्रारब्ध बन के आने वाले हैं। हाँ वही प्रारब्ध। ये तो हमें मतलब कि हमारे लिए तो ये रहस्य ही है। हाँ ये हमारे लिए तो अभी ये मैजिक है। हाँ वो कोई हमारे अभी इस लाइफ में कोई काम की चीज़ नहीं है, पर भगवान के लिए काम की चीज़ ले, इसलिए इसने हमारे अंदर छुपा के रखा है। क्योंकि भगवान को तो ये बैलेंस करना है ना, भगवान को तो कर्मों को। जी जी, तो उसका दूसरा कॉपी महाकाल में मतलब। हाँ हाँ वही तो हम चित्रगुप्त नो चोपड़ो कहिए ने, वो महाकाल जो है वो वहाँ भी हमारा जो कोजल बॉडी है, हाँ कोजल बॉडी के अंदर भी यही सारा का सारा रिकॉर्ड वहाँ पड़ा है। सर एक दूसरा क्वेश्चन था कि ये हम जो सब बोल सकता हूँ मैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। बोलिए बोलिए, अगर शॉर्ट है तो बता देता हूँ, बोलिए। शॉर्ट में ये जो ब्लूडिंग की बात हुई हमारी अभी, हाँ ये जो बॉडी में हमारी एनर्जी पहुंच जाती है, हाँ और जब हम खाली बैठे हैं, जैसे आप गुजराती में बोलते हैं ना, खाली दिमाग ऐसा बरखान। हाँ सही है। ऐसा हाँ। जब खाली बैठे हैं तो बहुत विचार आते हैं। नहीं तो वो क्रिएटिव काम है, वो तो अच्छी चीज़ है ना, वो थोड़ी ब्रूडिंग हो गई। ब्रूडिंग और डेड्रीमिंग का अर्थ ही ये है कि आपका पुराना विचार, जैसे हमने क्या पढ़ा कि भाई पुराना विचार जो अंदर मेमोरी 3A के अंदर पड़ा है वो निकल के आ गया और इसका फिर आगे जाके एक विचार बन गया, उसको हम डेड्रीमिंग ब्रूडिंग कहते हैं। जो चीज़ आप क्रिएटिवली आप कोई शायरी लिखते हैं या कुछ गीत लिखते हैं या कुछ आर्टिकल लिखते हैं या इवन कॉन्शियसली कुछ आप सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, कुछ भी करते हैं कॉन्शियसली, मतलब जागृति पूर्वक, जहाँ डे ड्रीमिंग नहीं है तो वहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ क्रिएटिव काम कर सकते हैं कोई भी। हाँ क्रिएटिव काम करना चाहिए। क्रिएटिव काम करोगे तो डे ड्रीमिंग कम होगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा माइंड को एक्टिव रखना चाहिए। थोड़ा चलो, देखो, आजू बाजू घूमो, जो कुछ करो, या फिर कामकाज करते हो तो उसके अंदर पूरा ध्यान लगा के सुनते हो तो विचार नहीं आने चाहिए। इसीलिए कहा खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, सुनते हो तो सिर्फ सुनो, जो चीज़ कर रहे हो उसके अंदर डूब जाओ और इसी तरह करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।